हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीडीपी साइकोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। सीडीपी जो कि कॉमन पार्ट रहता है टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो एचपी जेबीटी का हो, आर्ट्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो। तो हम एमसीक्यू के थ्रू जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इनेट मोटिव नहीं है। क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है। ए ऑप्शन सेफ्टी, बी हंगर, सी थर्स्ट, डी रेस्ट। तो जो मोटिव होता है वो फोकस करता है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स पे और साथ में ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी फोकस करता है मोटिव। और मोटिव्स जो होते हैं वो टू टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। जो नंबर वन होता है वो होता है प्राइमरी मोटिव और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी मोटिव। तो जो प्राइमरी मोटिव होता है वो इनबॉर्न होता है और इनेट होता है, जो कि लर्न नहीं किया जाता। वो ह्यूमन बींग्स में जो है जब वो उसका बर्थ हो जाता है तब से ही उसके अंदर वो मोटिव इवॉल्व हो गया होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल उसमें हो गए हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, देन रेस्ट हो गया, स्लीप हो गया। ये सब प्राइमरी मोटिव्स हैं जिनको कि इंडिविजुअल जो है वो लर्न नहीं करता, यानी कि ये मोटिव्स जो होते हैं ये मोटिव्स अनलर्न्ड मोटिव्स होते हैं, जो कि इंडिविजुअल लर्न नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं वो जो है वो इंडिविजुअल एक्वायर करता है, यानी कि उनको लर्न करता है और उनके लिए जो है उनको गेन करने के लिए वो स्ट्रगल भी करता है। जैसे कि जो सेकेंडरी मोटिव हैं उसमें एग्जाम्पल के लिए आ गया नीड ऑफ पावर। और ये जो मोटिव होते हैं सेकेंडरी मोटिव होते हैं, ये सोसाइटी जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो होती जाती है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वैसे वैसे जो है सेकेंडरी नीड जो है वो डिवॉल्व होती जाती है। जैसे कि नीड ऑफ पावर, सोसाइटी में हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके हाथ में पावर हो। नीड ऑफ पावर हो गई, नीड ऑफ एफिलिएशन हो गई। तो ये सब सेकेंडरी नीड है जो कि एक्वायर्ड की जाती है और इसको जो है एक्वायर्ड मोटिवेशन या फिर लर्न्ड मोटिवेशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, सेफ्टी नीड। क्योंकि जो सेफ्टी नीड है ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन में डिवॉल्व होती है कि सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर लेता है, उसके बाद उसको चाहिए होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सेफ्टी नीड को गेन करे, यानी कि सेफ्टी नीड को जो है वो एक्वायर करता है। और हंगर, थर्स्ट और रेस्ट जो है ये प्राइमरी मोटिव्स में आएगा और जो सेफ्टी है ये सेकेंडरी मोटिव्स में आएगा। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेफ्टी। तो विच ऑफ द is the highest level in hierarchical theory of learning given by Caney। तो जो लर्निंग की हायरार्किकल थ्योरी है जो कि साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैनी ने दी है, तो उसमें हाईएस्ट लेवल किस लर्निंग को बताया है ये बताना है। ए ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, बी प्रिंसिपल लर्निंग, सी कॉन्सेप्ट लर्निंग, डी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सबसे पहले तो जो रॉबर्ट गैनी है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं गैने साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद उन्होंने जो है लर्निंग टास्क को जो है ऑर्गेनाइज किया है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के बेस पर। तो उन्होंने जो है ये बोला है कि जो लर्नर है सबसे पहले लो लेवल लर्निंग टास्क में जो है मास्टरी गेन करेगा। लो लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क
या फिर आप स्किल बोल सकते हो, उसमें मास्टरी करेगा, देन वो हायर लेवल इंटेलेक्चुअल स्किल को जो है उसमें मास्टरी करेगा। तो उन्होंने एक हायरार्किकल लेवल बताए हैं। तो उन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल टास्क को या फिर लर्निंग टास्क को जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है वो है सिग्नल लर्निंग, जिसमें कि जो लर्नर है वो जनरल रिस्पॉन्स करता है सिग्नल को देखकर। उसके बाद है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सेकेंड लेवल पे जो है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें कि लर्नर जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है किसी सिग्नल के रिगार्डिंग। देन उसके बाद थर्ड लेवल है चेनिंग में जो है जो लर्नर है वो कनेक्शन बनाता है। इंडिविजुअल जो है वो कनेक्शंस का सेट बनाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच में, सिक्वेंसली वो कनेक्शन बनाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग में जो लर्नर है वो एसोसिएशन करता है वर्बल कनेक्शंस का यूज करके। देन उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में जो है लर्नर डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज और डिफरेंट स्टिमुलाई के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना जो है लर्नर सीखता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग में जो है पर्सन में एबिलिटी डिवॉल्व हो जाती है कि वो जनरलाइज्ड कर लेता है रिस्पॉन्सेज को, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं स्टिमुलाई की क्लास के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उसको जनरलाइज्ड करने की एबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग में जो है लर्नर में डिवॉल्व हो जाती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है रूल लर्निंग में जो है रूल जो होता है वो चेन होता है कॉन्सेप्ट्स का, जो कि लिंक्ड होता है किसी भी बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो रूल लर्निंग में जो है कॉन्सेप्ट्स की चेन देखने को मिलती है, जो कि बिहेवियर के थ्रू जो है इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट करता है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो गैने ने अपनी थ्योरी में बताई है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसमें कि जो लर्नर है वो प्रीवियस लर्निंग का यूज करके यानी कि कॉम्बिनेशन करता है जो भी उसने लर्निंग सीखी होती है उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में जब उन सब की एप्लीकेशन करने की एबिलिटी उसमें डिवॉल्व हो जाती है, तो उसको बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है रॉबर्ट गैने की लर्निंग थ्योरी में। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। Which of the following is the non-projective technique of personality measurement? A option association technique, B sociometric technique, C construction technique, D completion technique। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी मेजरमेंट की कौन सी है? नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो है ये टेक्निक ऑब्जेक्टिव होती है और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिविजुअल से। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोशियोमेट्रिक टेक्निक। क्वेश्चन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? तो नॉट बोला है क्वेश्चन में, जो कि नहीं है गुड मेंटल हेल्थ का करेक्टरिस्टिक। ए इमोशनल मैच्योरिटी, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी इनटॉलरेंस, डी कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। तो इमोशनल मैच्योरिटी तो मेंटल हेल्थ का करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अगर इमोशनली मैच्योर होगा तो वो पर्सन जो है मेंटली हेल्दी पर्सन है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गुड मेंटल हेल्थ का करेक्टरिस्टिक है। बट इनटॉलरेंस जो है वो
गुड मेंटल हेल्थ का करेक्टरिस्टिक नहीं है। एक इंडिविजुअल जो है मेंटली हेल्दी तब माना जाता है कि उसमें टॉलरेंस की कैपेसिटी हो, तो इनटॉलरेंस जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है। डी कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन भी जो है मेंटल हेल्थ का करेक्टरिस्टिक है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनटॉलरेंस। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन में भी नॉट पूछा है कि कौन जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी मेजरमेंट टाइप नहीं है। ए वुड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बी वुड वर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, सी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, डी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी मेजरमेंट टेस्ट का एम होता है कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में जो हिडन एस्पेक्ट होते हैं पर्सनालिटी के, उनको जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक से रिवील किया जाता है। इन टेस्ट का ये एम होता है। तो ए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट है। देन उसके बाद बी वुड वर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। सी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है कि इसमें जो है आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और आपको अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। देन डी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कि टेट भी बोलते हैं, TAT। और इसमें जो है आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दी जाती है और उन पिक्चर्स को देखकर बोला जाता है कि आपको जो है अपने वर्ड्स में स्टोरी लिखनी है। उन पिक्चर्स को देखकर जो है स्टोरी जो है आपको लिखनी है। और आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये कौन किन्होंने दिया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वुड वर्थ पर्सनल डाटा शीट। ये टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी मेजरमेंट में नहीं आता है। क्वेश्चन 6, फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कैन एप्लीकेबल। ए 2 to 5 years, B 0 to 4 years, C 16 to 18 years, D 3 to 10 years। तो सबसे पहले कैट जो है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट में जो है कैट में जो है ये टेस्ट हेल्प करता है चिल्ड्रन के पर्सनैलिटी ट्रेड्स को असेस करने में। तो ये टेस्ट जो है किस एज ग्रुप पे एप्लीकेबल है वो है 3 to 10 ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस पीरियड का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ बॉडी, तो ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। बी टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग इंक्रीज्ड, तो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा जो है डे ड्रीमिंग करता है। सी वोकेबलरी टू इंक्रीजेस, तो वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। देन डी ऑप्शन मेंटल एबिलिटीज रीच एट दियर हाईएस्ट लेवल, तो जो मेंटल एबिलिटीज होती है वो हाईएस्ट लेवल पर होती है एडोलेसेंस पीरियड में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और एडोलेसेंस पीरियड को जो है क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस नॉलेज जो बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में गेन करता है वो सभी जो है एडल्टहुड में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ बॉडी, तो ये एडोलेसेंस का करेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का फॉल्स करेक्टरिस्टिक बताना है। ऑप्शन ए, इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मोटिवेशन जो इंडिविजुअल है मोटिवेट तब होता है जब उसके सामने कोई गोल होता है, क्योंकि वो गोल को अचीव करने के लिए ही जो है फिर आगे काम करता है, यानी कि जो गोल होता है वो उसका मोटिव बन जाता है। तो मोटिवेशन का बिहेवियर जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है बी, मोटिवेटेड बिहेवियर डज कॉन्टिन्यूटी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो मोटिवेटेड बिहेवियर है वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो जनरेट करता है कि पर्सन जो है
उस गोल को अचीव करने के लिए जो है कंटिन्यूसली काम करता रहता है। सी नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि जो नेचर होता है मोटिवेटेड बिहेवियर का वो कभी भी रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और वो डिफरेंट वेरिएबल से जो है इन्फ्लुएंस्ड होता रहता है। तो उस वजह से जो है मोटिवेटेड बिहेवियर जो है कभी भी रिजिड नहीं होता। तो सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी जो ऑप्शन है मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेस ह्यूमन बींग्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होने की वजह से जो है ह्यूमन बीइंग में एनर्जी चेंज होता रहता है मोटिवेशन से। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड। क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू सैंडफोर्ड बिने IQ स्केल, व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो सैंडफोर्ड बिने IQ स्केल के अकॉर्डिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की जो IQ रेंज होती है वो कितनी होती है। जो बच्चे लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी IQ रेंज बतानी है। तो जो सैंडफोर्ड बिने IQ स्केल है वो हेल्प करता है असेस करने में कॉग्निटिव एबिलिटीज को बच्चों में। तो ए ऑप्शन 50 67, बी 36 to 51, सी 20 to 35 एंड डी बिलो 20। तो मेंटली रिटार्डेड लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की जो IQ रेंज बताई है सैंडफोर्ड बिने ने वो बताई है 52 to 67, जो है क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो से कौन सी थ्योरी है जो कि रिलेटेड नहीं है थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। तो जो थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो ये बोलती है कि जो लर्निंग है न्यू लर्निंग है उस पर जो है प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग पे इफ़ेक्ट देखने को मिलता है प्रीवियस लर्निंग का, यानी कि जो न्यू लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होती है प्रीवियस लर्निंग से। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे नोट पूछा है 4 ऑप्शन में से बताना है जो कि रिलेट नहीं करती है। ए ऑप्शन दिया है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, तो ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से रिलेट करती है क्योंकि थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में ये बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो मैटर होता है माइंड को डिसिप्लिन में रखने का। तो नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, तो ये थ्योरी जो है वो रिलेट नहीं करती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। देन जो सी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो ये थ्योरी जो है किसने प्रपोज की है वो है थॉरन डाइक, साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी प्रपोज की है और उन्होंने ये बोला है कि जो टास्क होता है जो लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, वो डिपेंडेंट होती है जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है एलिमेंट्स में, जो सिमिलर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं किन्हीं दो टास्क के बीच में, तो उन पर वो डिपेंडेंट होती है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स में ये बोला गया है। देन थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, तो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन भी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी है जिसमें कि सिंपल ये बोला गया है कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन में जो है इंडिविजुअल में एबिलिटी डिवॉल्व हो जाती है जनरलाइजेशन करने की। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द, आई होप आपको ये CDP की सीरीज़ जो है पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। टेक केयर एंड बाय बाय।